सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, विरासत क्या होती है? विरासत ये एक हक है जो वारिस को मिलता है, यानी कोई भी ऐसी जायदाद, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आपके ख़ानदान से मिली हो। वालिदैन की जायदाद की वारिस कौन होती है? डेफिनेटली औलाद होती है। विरासत का मामला बहुत हसास होता है, खुसूसन हमारे माशरे में ख़वातीन को विरासत में हिस्सा, ये एक संजीदा मसला है। विरासत के मामले पर आपने देखा होगा कि खून खराबा तक हो जाता है, खून सफ़ेद हो जाता है, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, औलाद पराई हो जाती है। विरासत का ये उनसर आदात, बीमारियों में भी नज़र आता है। समझाती हूँ, मिसाल के तौर पे अगर वालिदैन में से किसी को शुगर है तो औलाद में भी किसी एक को शुगर हो सकती है, यानी ये बीमारी विरासत में मिलती है। इस्लाम में भी विरासत का मामला बहुत तफसील से, बड़ी डिटेल से डिस्कस हुआ है। हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में विरासत एक अहम मसला है, एक हक भी है और एक रिवायत भी है। ये रिवायत, लेकिन जमहूरियत में विरासत का कॉन्सेप्ट कितना सही है और कितना गलत, या किस हद तक गलत है, मेरे मुताबिक किस हद तक गलत, आज इस पर मैं खुलकर बात करूंगी। कोई भी जमहूरी हुकूमत जमहूरी कहलाती ही इसलिए है कि उस हुकूमत को मुंतखब कौन करता है? आप करते हैं, मैं करती हूँ, हम करते हैं, यानी जमहूर करते हैं। जमहूरियत मतलब जमहूर की हुक्मरानी। आप हुकूमत को मुंतखब करेंगे वोट देकर, हुकूमत करने वाले अवाम में से होंगे, खुद जमहूर में से होंगे, हुकूमत करने वाले अवाम को जवाब देंगे, जमहूर को जवाब देंगे। लेकिन अगर जमहूरियत में विरासत का सिलसिला चल निकले तो फिर वो जमहूरियत कैसे रह सकती है? फिर तो उसके नाम के साथ इंसाफ ना हुआ। ऐसा ही है, हम अपने मुल्क की जमहूरी सियासी जमातों पर अगर एक नज़र डालें तो क्या लगेगा? ऐसा लगेगा जैसे वो तमाम सियासी जमातें किसी एक की जायदाद हैं, तमाम सियासी जमातें किसी एक की ज़ाती जायदाद है, ज़ाती जागीर हैं, और वो जायदाद एक नस्ल से दूसरी नस्ल, दूसरी नस्ल से तीसरी नस्ल, तीसरी नस्ल से चौथी नस्ल को मुंतकिल हो रही है आराम से, और सब चुप करके बैठे देख रहे हैं तमाशा। मुल्क की एक बड़ी जमात, तीर वाली पार्टी, नाम तो सुना ही होगा, पीपल्स पार्टी की बात कर रही, उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर बेनज़ीर भुट्टो शहीद, फिर आसिफ अली जरदारी साहब, और अब बिलावल जरदारी साहब, जो बिलावल भुट्टो कहलवाना पसंद करते हैं। उसके बाद उनकी आने वाली औलादें, पीपल्स पार्टी जिसका माजी जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद से भरपूर है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अवामी लीडर थे, उन्होंने हमेशा जमहूर और जमहूरियत की बात की, ना सिर्फ बात की बल्कि प्रैक्टिकली साबित किया। उनके कॉल और फेल में आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। मैं खुद कहती हूँ, मैं भुट्टो साहब की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, सिर्फ इसलिए कि उनके कॉल में और फेल में आपको ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। जमहूरियत की बात की और प्रैक्टिकली साबित भी करते रहे। फिर आते हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जानिब। जमहूरियत को मजबूत करने के लिए बीबी ने बहुत कुर्बानियाँ दी, कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन कुर्बानियों पर सवालिया निशान उस वक्त लगने शुरू हुए जब इक़्तिदार मिला उनके शौहर आसिफ अली जरदारी साहब को, और अब बिलावल साहब। पीपल्स पार्टी में कितने ही ऐसे सीनियर तरीन सियासतदान हैं जो काबिल हैं, काबिलियत है उनमें, तजर्बा है, उम्र सब में बिलावल साहब से ज़्यादा बड़े हैं। अगर हम उम्र की बात करें, तजर्बे की भी बात कर लें, काबिलियत की भी बात कर लें। इसी तरह कई अफराद ऐसे भी होंगे जो भले भुट्टो ख़ानदान से ना हों, लेकिन उनमें लीड करने की, क़यादत करने की सलाहियत बहुत मौजूद है। हम क्या कहते हैं जी, कूट कूट कर भरी हुई है, ऐसे कह देते हैं। चले क़यादत छोड़ें, लेकिन अपनी सियासी जमात में उनको मेरिट पर तो रखा जाए, या उनकी तजावीज़, उनकी बात को मेरिट पर अहमियत दी जाए। ऐसा ही है नाजरीन, देनी चाहिए अहमियत। या वो अपने कायद की बात से खुलकर इख्तलाफ करने का हौसला तो रखते हो कि भाई मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, आई टोटली डिसएग्री, और जिससे डिसएग्री किया जाए वो कायद उनके डिसएग्री होने पर नाराज़ ना हो, नाला ना हो, बल्कि एहतराम करे कि इनकी अपनी राय हो सकती है जो मेरी राय से मुख्तलिफ हो सकती है। मुझे बड़ी हैरत होती है नाजरीन, मुझे बड़ी हैरानी होती है जब मैं एतजाज़ एहसन, फ़रतुल्लाह बाबर, रज़ा रबानी और इन जैसे कई सीनियर अफराद को
बिलावल साहब के आगे हाथ बांधकर, बाकायदा हाथ बांधकर अदब से खड़ा देखती हूँ। उस अदब में कभी कभी खौफ भी नज़र आ रहा होता है। गौर कीजिएगा मेरे जुमले पे, छोटा जुमला नहीं है, अदब साथ थोड़ा सा खौफ। किस बात का वो समझा सकते हैं, मैं नहीं समझा सकती। पीपल्स पार्टी में कितने ही ऐसे अफराद थे जो बेनज़ीर भुट्टो के करीबी थे, जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ मिलकर जदोजहद की। अब देखें ना, लीडर भी अकेला कुछ नहीं होता जब तक साथ जदोजहद करने वाले, कुर्बानियाँ देने वाले ना हों। वो कुर्बानियाँ देने वाले होते हैं और लीडर में लीडरशिप स्किल्स होती हैं, उनको लीड करता है और इस तरह आप उभर के सामने आते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते जो साथ थे बेनज़ीर भुट्टो के, जिन्होंने मिलकर जदोजहद की, उनकी कोई जगह ही नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो मंजर से गायब हो गए। अफसोस की बात, दुख की बात, तकलीफ़ की बात। कुछ आसिफ अली जरदारी साहब से ही इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पर अलग हो गए, अलहदा हो गए। अब इसी तरह मुल्क की एक और बड़ी जमात जिसका नाम है शेर वाली पार्टी, मुस्लिम लीग नून, 3 बार मुल्क का इक़्तिदार मुस्लिम लीग नून के पास रहा और तीनों पर मुस्लिम लीग नून के पास वज़ीर आज़म के लिए कोई अहल था तो सिर्फ एक नाम, मेरे साथ मिलकर बोलिए, बिल्कुल हज़रत नवाज शरीफ साहब। वज़ीर आला पंजाब अगर कोई हो सकता था शेरों का, इन शेरों का, तो सिर्फ एक नाम, मेरे साथ मुल्क बोले, इन हज़रत नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई हज़रत शहबाज शरीफ साहब। वज़ीर ख़जाना का ओहदा पूरे पाकिस्तान में अगर किसी के लिए था तो वो थे समदी साहब, इसहाक डार साहब। अब समदी का हक पहला होगा ना, ज़ाहिर बात है, बाकी बाद में आएंगे। नवाज शरीफ अगर चौथी बार वज़ीर आज़म बनते तो भी कौम को उनकी काबीना के नाम पहले से याद होने थे। ऐसा ही नाजरीन, और ये सिलसिला इसी तरह जारी था, आज भी जारी है। कब ख़त्म हुआ? जमहूरी सियासी जमातों को ख़ानदानी मलकियत और विरासत समझ लेने से नुकसान हुआ, सिर्फ नुकसान। एक सियासी कारकुन का नुकसान हुआ, वो डिमोटिवेट हुआ। वो सियासी जो कारकुन है जिसने अपनी क़यादत के कहने पर धक्के खाए, बाकायदा गालियाँ, डंडे खाए, मुश्किलात उठाई, जेलें काटी, अपनी सियासी जमात को आधी ज़िंदगी, कुछ ने तो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इनके नाम कर दी, वो देने के बाद भी वो सियासी कारकुन इतना अहल नहीं समझा गया कि उसको क़यादत करने का मौका मिल सके। है ना दुख की बात। मुझे ऐसे तमाम सीनियर जितने भी वर्कर्स हैं, किसी भी पार्टी के लिए काम करते हैं, आज डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान आपसे इज़हार हमदर्दी करती है। यकीन जानिए, किसी का भी टैलेंट ज़ाया होता है ना, यकीन जानिए मुझे दुख होता है, तकलीफ़ होती है। मेरिट पर होते हुए किसी के साथ नाइंसाफ़ी, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। क़यादत करने का मौका ना मिल सका इन लोगों को, इतनी कुर्बानियों के बाद भी। क़यादत तो दूर, उसको कोई ऐसा ओहदा नहीं दिया गया जिसे वो डिज़र्व करता हो, मेरिट पर डिज़र्व करता हो। तो नहीं है क्या नाइंसाफ़ी? बहुत नाइंसाफ़ी है। इसकी मिसाल मैं आप लोगों को ज़रा दिखाऊंगी। रज़ा, साद रफ़ीक साहब का क्लिप होगा आपके पास, ज़रा चलाइएगा। ये वो साद रफ़ीक हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई कीमती साल, कई मजाक नहीं होते, ज़रा इनसे पूछें, जब आप कई कीमती साल कहेंगे तो बेचारे जवाब नहीं भी दे पाएंगे ना, इनकी आंखें पढ़ लीजिएगा कि क्या कुछ कहना चाहती हैं। कई कीमती साल इन्होंने नून लीग को दिए, अपनी पार्टी को दिए, नवाज शरीफ को दिए, एहतजाज किए उन कीमती सालों में, जेलें काटी, गालियाँ सुनी, लेकिन फिर भी अपनी क़यादत के साथ रहे, बाल सफ़ेद कर लिए। इन्होंने अपने नवाज शरीफ का दिफा करते करते जितनी गालियाँ खाईं वो सिर्फ इसलिए खाईं कि इनका ताल्लुक़ नून लीग से है। लेकिन आज भी मुस्लिम लीग नून को अगर पंजाब की वज़ारत आला के लिए शहबाज शरीफ के बाद कोई नज़र आता है तो कौन है? आप सब जानते हैं मैं क्या नाम लूँगी, हमजा शहबाज। ज़ाहिर बात है उनके अलावा कोई नाम हो भी सकता है। क्यों? इस क्यों का जवाब किसी के पास है? मेरिट क्या है हमजा शहबाज के लिए, बताइए ना ज़रा। मेरिट ये है कि हमजा के नाम के आगे शरीफ है, और बहुत बड़ा मेरिट है भाई, बनता है हमजा का आगे आना, साथ शरीफ लगा हुआ है। पंजाब वो सूबा है जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार मिला, यानी यकीनी तौर पे इसमें सियासी कारकुनों का बहुत बड़ा किरदार होगा। यकीनन साद रफ़ीक जैसे कई अफराद होंगे, इन जैसे कई और अफराद होंगे जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के नाम पर वोट इकट्ठे किए होंगे। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून के पास तीनों अदवार में पंजाब के लिए अगर कोई चेहरा था तो वो शहबाज शरीफ था। चले ये भी मान लिया कई अफराद शहबाज शरीफ के नाम पर इजहार इत्मीनान भी कर दें, लेकिन उनके बाद आया तो वो उनके बेटे का। शायद इसी बात का गम था जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले एक सियासतदान थे, आपको याद करवाती चलूँ, उन्होंने कुछ बहुत ही, मैं क्या बोलूँ, इस तरह का रवैया इख्तियार किया कि मैं अल्फाज में शायद अभी बयान नहीं कर पाऊँगी। आप ज़रा उनका क्लिप देखिए पहले। मैं हमजा शहबाज शरीफ के बूट पॉलिश नहीं कर सकता। और सुनो, हमजा शहबाज
लाहौर तुम्हारी और तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। मैं मालशिया नहीं हूं। मैंने तुम्हारे लिए जान दी है, माल दिया है, जेलें काटी हैं। नौकरी नहीं करूंगा। अपने बूट पॉलिसियों को, अपने मालशियों को लाओ, इलेक्शन लड़ो। मेरा इलेक्शन तुम्हारे साथ है हमजा शहबाज। देखिए क्या कह रहे हैं, मैं मालशिया नहीं हूँ। सोचिए ज़रा, आगे आने के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ता है, कायदीन को कैसे कैसे आपको मना पड़ता है कि मुझे भी आगे आने का मौका दीजिए। मैं नहीं कह रही, इनके अल्फाज कह रहे हैं। हमारे मुल्क में जमहूरियत खतरे में का नारा कई दहाइयों से लगाया जा रहा है। हुकूमत भी कहती चली आई कि जमहूरियत खतरे में, और अपोजिशन भी यही गर्दान करती है कि जी जमहूरियत खतरे में। हुकूमत समझती है कि जमहूरियत को खतरा अपोजिशन से, और अपोजिशन कहती है कि हुकूमत जो है बजाते खुद जमहूरियत के लिए खतरा बन चुकी है। अब सोचे कि बंदा सुने तो किसकी सुने। ये नारा अब सियासी नारा बन चुका है जो मुखालिफिन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। जमहूरियत को बेशक खतरा हो सकता है और इसकी कई वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन क्या जमहूरियत को इस रिवायत से खतरा नहीं है? ये जो खानदानी सियासत है, क्या जमहूरियत को इससे खतरा नहीं है? कैसे जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है? इसी पे बात करूंगी आज। अपने प्रोग्राम में दावत दी है निशात डाहा साहब को, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। और कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा कि बड़ा इनका एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था, और किस वजह से हुआ था कि सच बोला था, बड़े दबंग अंदाज में बोला था और हिम्मत की थी। सबसे बड़ी बात, निशात डाहा से पहले तो आपकी हिम्मत को मैं सलाम पेश करूंगी। आप एक सियासी कारकुन हैं। ये सियासत में जो विरासत का कल्चर है, क्या आपको नहीं लगता कि ये भी जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है? जब अक्सर कहते हैं जमहूरियत को खतरा है, जमहूरियत को खतरा है, तो जो विरासत वाली सियासत है, क्या ये जमहूरियत के लिए कोई बड़ा खतरा या बड़ा खतरा नहीं है? मेहरबानी, शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो आपको ये एक थोड़ी सा बता दूं कि जब ये तो विरासत तो एक अलग बात है। जब ये टिकट देते हैं, ये कुरान पे हलफ लेते हैं। हलफ क्या लेते हैं? हलफ ये लेते हैं कि मैं नवाज शरीफ का वफादार रहूंगा, मुल्क का नहीं, नवाज शरीफ का। यही हाल पीपल पार्टी का है। वो भी हलफ लेती है कि हम बेनजीर के वफादार रहेंगे, और फिर जाके उनको टिकट मिलते। जब हम वफादारी नवाज शरीफ का, तो मुल्क कहाँ रह गया? और दूसरी बात है, जो हम विरासत की बात करें, 73 में विरासत में तो कहीं भी जमहूरियत में विरासत नहीं है। इनमें इनके पास इतने अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग पड़े हैं जो इस वजह से रह जाते हैं कि वो इनके रिश्तेदार नहीं है। ये कोई इतनी अकले कोल नहीं है इनकी। ये इसको नवाज शरीफ साहब को बोला कहा करते थे बचपन में। अब हमजा शहबाज आ गया, फिर शहबाज शरीफ आ गया, इसी तरह से ना लोग जात बदल लेते हैं। मुझे ये बताया जाए कि पीपल पार्टी में जरदारी भुट्टो कैसे बन गया? हमेशा बाप के नाम से विरासत चलती है। ये तो सियासत की खातिर अपनी विरासत, अपनी जात ही तब्दील कर लेते हैं। क्या दुनिया में कोई और बंदा है जो पैदा जरदारी के घर में और कहे कि मैं भुट्टो हूँ? ये क्या दो मैं भी लिख सकता हूँ, निशात अहमद खान, मलिक, सारा कोई लिख लेता हूँ कल। अच्छा निशात साहब, ये बात मैंने भी एक बार अपने प्रोग्राम में कही थी, तो बड़ा माइंड किया था कुछ लोगों ने, पीपल्स पार्टी के सीनियर लोगों ने माइंड किया था। मुझ तक पैगाम पहुंचाया गया था, मैं नाम कोट नहीं करूंगी कि किसने पैगाम पहुंचाया, किसके थ्रू पहुंचाया, कि बिलावल साहब ने बात बड़ी माइंड की है। मैंने भी सिंपल एक सवाल उठाया था कि जी नाम नाना से नस्ल नहीं चलती, दादा से नस्ल चलती है। मतलब हमारे यहाँ रिवाज है कि हम अपने पैटर्नल्स का नाम वो जात को कैरी करते हैं, ना कि मैटर्नल्स। तो वो अपने नाम के आगे भुट्टो क्यों लगाते हैं? डेफिनेटली वो वोट लेने के लिए। आज भी आप देख लें, आज भी आप बहुत से लोगों से बात करेंगे, एहसास प्रोग्राम के बारे से बात कर लें, वो कहेंगे जी ये पैसे किस तरह मिले, ये चीज़ कैसे, वो कहेंगे जी बेनज़ीर भुट्टो ने दिए हैं। आपको पता है कि कुछ लोग बेचारे होते हैं, मासूम है हमारे यहाँ के लोग, जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, लिटरेसी रेशियो इतना ज़्यादा नहीं है, तो उनको लगता है कि ये कौन है जी, भुट्टो साहब का नाम आता है, दे दो वोट, काम कोई करे ना करे कोई टेंशन नहीं। ये भी तो एक किस्म की इमोशनल ब्लैकमेलिंग होगी ना वोट के लिए। इन्होंने हम सबको खैरात पे लगाया, इन्होंने सारी कौम को खैरात पे लगाया हुआ है। ये फलाने फंड, ये फलाने फंड, ये फलाने फंड, ये सबको राजी रखते हैं। हमारे लोग भी, मैं हैरान हूँ। देखें जी, चाहिए तो ये कि इलेक्ट राइट मैन फॉर द राइट जॉब, लेकिन यहाँ वो चीज नहीं है। यहाँ वफादारियां ली जाती है, वफादारियां खरीदी जाती है। और जब तक ये सियासी जमातें, या जमातें तो आए नहीं, मलकियत होगी। मतलब मुस्लिम लीग नवाज शरीफ, भाई ये नवाज शरीफ मुस्लिम लीग कहाँ से आ गई? ये जुल्फ़कार अली भुट्टो की पीपल पार्टी कहाँ से आएगी? ये तो जरदारी पार्टी है। इन्होंने तो नाम भी इस चक्कर में रखे हुए सामने। इनको क्या पता, इनको मुल्क से कुछ नहीं है। मेरा तल्लक नून से है, लेकिन मैं अल्लाह की जात के सिवा किसी से नहीं डरता। मुझे आदत है सच बोलने की।
अच्छा निशात, एक और बात बताइएगा, मुझे बताइएगा, आपने अभी कहा कुछ देर पहले, मैं आपकी बात नहीं काटना चाह रही थी, आपने कहा कि जी जब हलफ लिया जाता है तो वो ये नहीं लिया जाता कि मैं मुल्क के लिए काम करूंगा, ये हलफ लिया जाता है कि मैं नवाज शरीफ के साथ बड़ा मुखलिस रहूंगा, बड़ा सिंसियर रहूंगा। कि हलफ में कोई ऐसी बात भी पूछी जाती है, ये लिया जाता है कि नवाज शरीफ साहब के जो आगे की नस्लें हैं, उनके बेटे बेटियां, आप उनके साथ भी लॉयल रहेंगे? निशात साहब मेरा सवाल सुनिएगा, हलफ में ऐसी भी कोई बात होती है कि नवाज शरीफ के साथ तो चले लॉयल रहेंगे, लेकिन मरियम नवाज के साथ भी रहेंगे और उनके बच्चों के साथ भी रहेंगे, अगर आप शहबाज शरीफ को मानते हैं तो आप साथ हमजा शहबाज को भी मानेंगे? क्या नवाज शरीफ अपनी जमात के सियासी फैसलों में मरियम नवाज साहिबा की राय को तमाम सीनियर अफराद से ज्यादा तरजीह देते थे, हाँ या ना, और किस हद तक देते रहे? नहीं, वहां पर सिर्फ ये लिखा होता है कि मैं मुस्लिम लीग के सदर मियां नवाज शरीफ का पार्टी का वफादार रहूंगा और हर जो हुक्म देंगे उनको मैं बजा लाऊंगा। ये पीपल पार्टी के भी लिखा होता है। ये पीपल पार्टी की टिकट जब मिलती है उस वक्त भी हलफ लेते हैं, नून वाले भी हलफ लेते हैं। तो फिर ये क्या पार्टी, सियासी पार्टी तो ना रही है, तो एक बंदे की वन मैन शो है, उनकी पार्टी है, यही तरह बाहर पीपल पार्टी का है, ये बाकी जो बातों का है। मौलाना फजल रहमान का बाप था, उसके बाद मौलाना, यानी उस हुक्म से निशात साहब वो जो हुक्म कायद देता है उस हुक्म से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता, कोई डिसएग्री नहीं कर सकता जिसने पार्टी में रहना है। वो सारे कर जाते हैं, बीबी कोई नहीं परवाह करता, जैसा ये करते हैं वैसा ही आगे लोग भी इनके साथ ठीक है, तो कर जाते हैं, फिर उनका क्या अंजाम होता है? किनका? ठीक है, जो इनके साथ ऐसा कर जाते हैं, यानी हुक्म जो दिया जाता है कायद की जानिब से, जब हलफ लिया जाता है कि आप उस हुक्म की खिलाफ वर्जी भी कर सकते हैं, आप खुलकर कह सकते हैं कि आई डिसएग्री? नहीं, खुलकर तो मैं जो सच होगा वो कहूंगा ना, मुझे तो कोई परवाह नहीं, मुझे अल्लाह की जात के सिवा में किसी से नहीं। आप मेरी बात अभी भी नहीं समझे, फिर आप कहेंगे मुखालफों की ठीक है, लेकिन निशात साहब जब आप खुलकर इख्तिलाफ करते हैं तो इख्तिलाफ करने के बाद आपकी पार्टी में वही पोजीशन रहती है या आपको बड़ा सफर करना पड़ता है, उर्दू वाला भी और अंग्रेजी वाला भी? जैसे चौधरी निसार, मुझे याद आ गया, चौधरी निसार जैसा हाल हो जाता है। आवाज सॉरी। अच्छा निशात साहब, मैं सिंपल अल्फाज में पूछती हूँ, आपने कहा कि जी ठीक है, आपने कहा कि जी नवाज शरीफ हो या पीपल्स पार्टी की भी आपने बात की कि मुल्क के लिए हलफ नहीं लिया जाता कि हम मुल्क के साथ ताबेदारी करेंगे, मुल्क के साथ लॉयल रहेंगे, मुखलिस रहेंगे, बल्कि हम अपने कायद का हर हुक्म मानेंगे। अगर हुक्म मानने वाला नहीं होता, आप डिसएग्री करते हैं, आप जैसे बहादुर लोग भी हैं, लेकिन डिसएग्री करने के बाद क्या आपकी पार्टी में वही पोजीशन रहती है जिस तरह चौधरी निसार की एग्जाम्पल हमारे सामने है, या फिर चौधरी निसार वाला हाल होता है? नहीं, पार्ट देखिए, मेरी बात सुने, अल्लाह का फजल है, मैं जिंदगी में 35 साल में मैं सिर्फ अभी 2 दफा टिकट है, मैं तो हमेशा इलेक्शन के साथ जीतता हूँ, मुझे किसी पार्टी का मैं मुताद ही नहीं हूँ, लेकिन ये जो सच है वो तो बोलना पड़ता है। अब मेरे ये देखो, मेरा पाकिस्तान है, मतलब सब समझ भी आती है ये पाकिस्तान का असर क्या कह रहे हैं इनको पाकिस्तान। अब जब से ये इंजीनियर गए, मेरी बात सुनो निशात साहब, आपने तो सच बोला, मैंने कभी कहा कि आपकी बहादुरी को सलाम, लेकिन जो सच है उसके असरात क्या होते हैं जो आपको भुगतने पड़ते हैं? मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे आवाज। अच्छा, चौधरी निसार और नवाज शरीफ साहब की दूरी है, उसकी वजह क्या है? चौधरी निसार और नवाज शरीफ की दूरी की वजह भी खानदानी सियासत बनी हुई है। और नहीं बाबा, ये जब इक़्तिदार में आते हैं फिर इधर आ जाते हैं, जब इक़्तिदार में नहीं आता फिर ये चले जाते हैं घूमने बाहर। ये अभी घूमने गए हैं, फिर जब इलेक्शन का वक्त आएगा ये आ जाएंगे, ये तंदुरुस्त होंगे, सब कुछ ठीक होगा। मुझे तो पता नहीं कितनी कितनी धमकियां मिल चुकी है, मुझे परवाह नहीं है, मैं अल्लाह की जात के सिवा किसी से नहीं करता। ठीक है निशात साहब, आप नहीं डरते तो बड़ी अच्छी बात है। कौन धमकियां देता है, शेयर करना पसंद करेंगे? नहीं, ये बताना जरूरी नहीं है। ये बिल्कुल वाले से डर गए। इन लोगों की आदत होती है ना थ्रेट करना, तो डर गया था डर गया, करना वरना इन्होंने कुछ नहीं, बस जो डर गया जो मैं डरा फिर चुप हो गया। ठीक है, चले मैं भी जोर नहीं दूंगी इस बात पे कि आप उनके नाम शेयर करें कि आपके लिए कोई मसला ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब के अहल समझते हैं आप, या उनके अलावा नून लीग में जो कई सीनियर हैं आपको लगता है कि वो ज़्यादा अहलियत रखते हैं और हमजा बिल्कुल डिजर्व नहीं करते? इनके पास
इनके पास बेताशा हीरे लोग पड़े हैं, मेहनती पड़े हैं, ऑनेस्ट पड़े हैं, काम करने वाले पड़े हैं। इनको पता है कि कौन कौन बंदा हमारे ग्रुप में है जो मेहनती है, जो काम करने वाला, जो कामयाब तरीन मुल्क चला लेगा। लेकिन ये कैसे दे सकते? ये तो विरासत है ना, सियासत तो है नहीं, ये तो चाली विरासत रही है। पाकिस्तान में ये पहली दफा मैं सियासत देख रहा हूँ। अच्छा निशात से मेरे लोगों को नाराजगी, इमरान खान की शक्ल में पहली दफा मैं अच्छा निशात साहब एक बात जरा बताइएगा, चलती रही है। ठीक है। अच्छा निशात साहब, आपकी तरह और भी लोग हैं जो कि पार्टी में सीनियर हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया, बहुत सी कुर्बानियां दी, लेकिन उनके साथ भी इंसाफ नहीं किया गया। अब आप तो खुल के बोलने पर आ गए, लेकिन सब में इतनी हिम्मत नहीं होती, वो अभी खुलकर बोल नहीं पा रहे, लेकिन अभी ऐसे लोग पार्टी में मौजूद हैं। बीबी पार्टी में बहुत लोग मौजूद है, कोई एक दो नहीं है जो काम करने वाले हैं, जो मेहनती है। या फिर इनकी फाइलें देख रहे ना सबकी, जिसपे कोई इल्जाम नहीं, जो ईमानदारी की किसी को नहीं है। काम करने वालों की बात नहीं मैं कह रही, मैं पूछना चाह रही हूँ काम करने वाले हैं, लेकिन उनको उनके काम का सिला नहीं मिल रहा। कि आपस में सारे कुछ जी जी मजा नहीं आ रहा, मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही है, तो अगली दफा मुझे आप अपने चैनल पे बुलाना, फिर बात करूंगा। यहाँ मुझे आवाज नहीं सही आ रही। चलें ठीक है, वैसे भी ब्रेक का वक्त है। ठीक है निशात डाहा साहब, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप अगली दफ़ा चैनल पर आइएगा, फ़ोन पर आपको समझ नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय का इजहार किया। और मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से आने के बाद हुकूमत, ऑपोजिशन, कोरोना, मुल्क को कैसे बचाया जाए, तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद साहब मेरे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। हुकूमत है, ऑपोजिशन और कोरोना एक बहुत बड़ा मसला है जी। मुल्क को आखिर कोरोना से कैसे बचाया जाए। सिंध में हम देखते हैं कि लॉकडाउन के बावजूद भी केसेस जो हैं वो मज़ीद बढ़ रहे हैं, इलाके सील किए जा रहे हैं। विफाक जो है कारोबार खोलने के हक़ में है, और अब सिंध ने भी अगर हम बात करें कारोबार खोलने का फ़ैसला कर लिया है। कोरोना दुनिया का मसला है, दुनिया का बहुत बड़ा मसला है। दुनिया का मीडिया, दुनिया के हुक्मरान, दुनिया के अवाम इस वक्त सिर्फ कोरोना का हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, दवा बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क में लग ऐसा रहा है कि कोरोना को लेकर भी एक मुकाबला शुरू हो चुका है। शहबाज गिल साहब एक ट्वीट करते हैं तो उसका फौरी जवाब मुर्तज़ा वहाब देते हैं। शहला रज़ा साहिबा विफाक पर तनकीद करती हैं तो फिर बदले में आगे से आप देखें फिरदौस शमीम नकवी साहब सिंध हुकूमत पर तनकीद के नश्तर बिछाना शुरू कर देते हैं। टाइगर फोर्स सियासी है या गैर सियासी है, इस पर भी बहस जारी है। इसके साथ साथ एहसास प्रोग्राम जारी भी है, और लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही है जिसका सिर्फ नाम तब्दील कर दिया गया। पाकिस्तान में बैक वक्त कई मौज़ूआत पर बहस जारी है। हुकूमत को अपोजिशन ख़तरे में नज़र आ रही है और अपोजिशन को हुकूमत जाती हुई दिखाई दे रही है। अब क्या होने जा रहा है, क्या सिचुएशन है, हमारे साथ मौजूद है खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान। सदीक, आपकी तरफ आना चाहूँगी। सदीक, कोरोना का मामला ये तो कहने कि पूरे मुल्क का मामला है, बल्कि ये ऐसा मामला है जो पहली बार पूरी दुनिया का, अगर आप कह दें कि एक ही मामला पूरी दुनिया का, जिसको हर मुल्क जो है वो इस टाइम पे भुगत रहा है, और हर मुल्क चाह रहा है कि जल्द से जल्द निजात मिले कोरोना से, इसका इलाज डिस्कवर किया जाए, इसका इलाज जो दवाई है वो किसी तरह इलाज की ईजाद की जाए। आप मुझे बताएं कि इस मामले पर भी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ मुकाबलेबाजी हो रही है। विफाक और सिंध बाकायदा ऐसे आमने सामने है कि जैसे जो कोरोना है वो या तो विफाक ने गोद लिया हुआ है या वो सिंध पर अटैक करने के लिए आए थे। क्या मामला समझ आ रहा है आपको? देखें, है तो अफसोसनाक, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपको भी पता है कि हमारे मुल्क में हर चीज़ के ऊपर जो है वो सियासत होती है, हर मामले के ऊपर सियासत होती है। और इसमें आप देखें, अब शुरू में हमें कुछ फ़र्क नज़र आया, हमें ये नज़र आया कि वफाक कुछ चाह रहा है, सूबा कुछ चाह रहा है, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा भी आया जब वफाक ने जितने भी फैसले हैं वो सूबों की मुशावरत से जो है वो करने शुरू कर दिए। लेकिन उसके बावजूद आप देखें क्या हुआ, जो सिंध हुकूमत है उसने क्या किया कि मुराद अली शाह साहब जब मीटिंग में बैठते हैं तो वहाँ पे बात नहीं करते कि हम ये नहीं करेंगे या हम ये चाहते हैं या ये नहीं चाहते। लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म होती है उसके फौरन बाद वो आगे कहते हैं कि जी वफाक ने ये कर दिया है, हम तो लॉकडाउन के, हम तो कर्फ्यू लगाना चाहते थे लेकिन वफाक ने कहा कि ये चीज़ें खोल दें। भाई, आपका सूबा है, 18वीं तरमीम के बाद आप बाइख्तियार हैं, आपके पास हर तरह का कानून मौजूद है, हर तरह का इख्तियार मौजूद है। आप लॉकडाउन के साथ क्या करना है, आपने कर्फ्यू लगाना है, कर्फ्यू लगा दें।
इस वक्त हमें ना सिंध हुकूमत जो है वो MQM वाला किरदार अदा करती हुई नजर आ रही है। जैसे MQM जो है वो हुकूमत में भी होती है और अपोजिशन भी कर रही होती है, इसी तरह सिंध हुकूमत जो है वो एक तरफ तो जहाँ पे ये भी कहते हैं कि हम लॉकडाउन को सख्त करना चाहते हैं, लेकिन फिर साथ ये भी कहते हैं कि जी लेकिन वफाक ये चाहता है तो इसलिए हम मजबूर हैं। भाई आप क्यों मजबूर हैं? अगर आप समझते हैं कि आपके सूबे के मफाद में, आपके सूबे के लोगों के मफाद में ये है। अब आप देखें ताजरों ने, ताजिर तंजीमें जो हैं उन्होंने सिंध को कहा कि हम आपको ये बता रहे हैं कि हम तो दुकानें खोलने जा रहे हैं, आपने जो मर्जी करना है कर लें। अब उस पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनसे मुशावरत करके तजावीज़ तैयार करके वफाक को भेज दी कि जी वफाक इसके ऊपर फैसला करे ताकि वफाक के कंधे पे बंदूक रख के चलाएं। तो बात ये है। फिर इसी तरह आप ये देखें कि असल में ना थोड़ा सा ये शुरू उस वक्त हुआ जब सिंध के हमारे कुछ मीडिया के दोस्तों ने भी ये किया कि उन्होंने सिंध को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया कि सिंध वालों को लगने लग गया कि वाकई हमने ये सारा कुछ कर दिया है। जैसे आप देखें 8 अरब रुपए के राशन से बात शुरू हुई, 1 अरब तक आ गई, और आप क्या कह रहे हैं कि हमने तो सुबह 4 से लेकर 7 बजे तक ये राशन तकसीम किया है ताकि लोगों की इज्जत नफ्स मजरूर ना हो। 22,000 खानदानों को सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो राशन फराहम किया और पता ही किसी को नहीं चला। ये देखें, ये होती है तजर्बाकारी, ये होता है कमाल। साईं सरकार का कमाल देखें कि 1 अरब 8 करोड़ रुपए का राशन तकसीम किया है और कराची में किसी को पता ही नहीं चला कि ये राशन तकसीम हुआ है। तो जब इस तरह की चीजें होंगी, फिर आपको पता है, आपको याद होगा जो किट्स आई, मास्क आए वो इसलिए कराची थे कि वो पूरे यानी हम कह सकते हैं, मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जैसे भुट्टो जिंदा है फिर वैसे राशन भी तकसीम हुआ होगा। देखिए ना, बात यह है, राशन अगर तकसीम हुआ होता तो सुप्रीम कोर्ट ने भी, हम आगे चल के इस पे बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी बार बार ये कह रही है कि भाई आपका ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि आप तो 10 रुपए की चीज तकसीम करें तो आपके 4 वजीर खड़े होकर तस्वीरें बनवाते हैं, आप तो गटर का ढक्कन लगवाएं तो 6 बंदे आपके तस्वीरें बनवाते हैं। ये कैसे हो सकता है कि आपने राशन तकसीम किया? अच्छा सदी, स्टोरी को आप अभी रख दें, ये ब्रेक के बाद आपकी एक्सक्लूसिव स्टोरी है। मैं चाहती हूँ 3rd सेगमेंट में आप ब्रेक करें कि सिंध हुकूमत जो कहती है जी कि उसकी कारकर्दगी बहुत बेहतरीन है, सुप्रीम कोर्ट को पंजाब की कारकर्दगी ज़्यादा तसल्ली बख्श जो है वो दिखाई देती है। ये स्टोरी मैं चाहती हूँ कि आप 3rd सेगमेंट के लिए रख लें, हम दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं जो 2nd सेगमेंट में डिस्कस करें। आप शायद मेरी बात नहीं समझे थे, मैंने आपको बोला कि शायद राशन भी उसी तरह तकसीम हुआ होगा जिस तरह भुट्टो जिंदा है, बाकी सब मर गया, लोग मर रहे हैं वहाँ पे, HIV से वहाँ पे लोग मर रहे हैं, थर 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 कांप रहा है वहाँ पे, आपके सामने पूरी सिचुएशन है, कुत्ता काटने की वैक्सीन नहीं है। आपको बच्चा याद होगा, यकीन जाने जब मैं बात करती हूँ तो बच्चा याद आता है, उसकी माँ की क्या हालत होगी कि बच्चे ने माँ की गोद में दम तोड़ दिया तड़प तड़प कर, कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं थी। लेकिन उस सूबे में कुछ जिंदा है तो फिर भुट्टो जिंदा है, फिर इसी तरह ना राशन तकसीम हुआ होगा। अब मुझे बताएं कि नैब ने भी जो आटा चीनी चोर हैं इनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है, ये हुकूमत के लिए कितना मुश्किल हो सकता है सदीक? देखें, हुकूमत के लिए तो मेरा ख्याल है हुकूमत को तो इससे फ़ायदा ही होगा, क्योंकि हुकूमत इस पे ऑलरेडी क्रेडिट ले चुकी है कि हमने तो रिपोर्ट जो है वो पब्लिक कर दी, और हुकूमत खुद ये उनके अपने जो लोग हैं वो मीडिया पे आके भी और ऑफ स्क्रीन भी कहते हुए नजर आते हैं कि देखें हमने तो जहांगीर तरीन को भी नहीं बख्शा, जो हमारी पार्टी का सबसे बड़ा लीडर था, हमने तो उसको भी नहीं बख्शा। खुद हुकूमती लोग ये कहते हुए नजर आते हैं। तो अगर नैब ये काम कर रही होती, अगर नैब ये सारी चीज़ों को पहले देख रही होती तो फिर शायद ये ज़रूरत ही ना पड़ती कोई और तहकीकाती टीमें बनाने की। लेकिन अब भी जो FIA ने तहकीकात की हैं, जो एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी, कमीशन की रिपोर्ट भी आने वाली है, जो एक कमीशन प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाया है, 25 अप्रैल तक आनी है उसकी रिपोर्ट, 25 को नहीं आएगी, 30 तक आ जाएगी, मई के पहले हफ्ते में आ जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि नैब को भी इसको टेकअप करना चाहिए अगर नैब के दायरे इख्तियार में आता है, वरना नैब के पास ऑलरेडी इतने केसेस पड़े हुए हैं, इतने केसेस पड़े हुए हैं। आप देखें, नवाज शरीफ सजायाफ्ता मुजरिम वो लंदन बैठे हैं, शहबाज शरीफ वो कहते हैं मैं मरीज हूँ, वो पेश नहीं हो रहे, जरदारी साहब जमानत पर, अदीब फरियाल तालपुर जमानत पर, जितने लोग नैब ने गिरफ्तार किए थे सारे के सारे जमानत पर हैं सिवाय हमजा शहबाज के। तो नैब को मेगा स्कैंडल जो हैं, करप्शन स्कैंडल जो पिछले 10 सालों से उनके पास पेंडिंग पड़े हुए हैं, पहले उसके ऊपर फैसले कर लें। अब तो कौम को एक दिन इज्तिमाई तौर पर हाथ जोड़ना चाहिए नैब के आगे कि आपके पास जितने बड़े बड़े केसेस पड़े हैं, खुदारा इनको फास्ट ट्रैक पर चलाइए और फैसले कीजिए। क्योंकि आप देखें ना, पाकिस्तान से एहतसाब का जिक्र ही गायब हो गया है, यानी आपको हर चीज का जिक्र सामने आता है, एहतसाब का नाम सुने हुए भी पता नहीं, हम भी अपने प्रोग्राम में बड़े अरसे बाद एहतसाब का जिक्र कर रहे हैं, यानी ऐसा लगता है कि एहतसाब का मामला तो बिल्कुल हमने दफन कर दिया है। मेरा ये ख्याल है ये मामला हुकूमत ने टेकअप किया हुआ है, कमीशन बनाया हुआ है, FIA एक्टिव है, वाजिद जिया साहब उसको हैंड कर रहे हैं, उनसे यही उम्मीद रखी जा सकती है कि वो किसी को नहीं बख्शेंगे। लेकिन
नैब जो है वो अपने मेगा करप्शन स्कैंडल्स की तरफ जाए। और आज अगर नैब, ये भी कौम की खिदमत होगी अगर नैब मेगा करप्शन स्कैंडल्स को तेजी से अंजाम को पहुंचाए, उससे रिकवरीज हो और वो आवाम के ऊपर खर्च हो वो पैसे। हुकूमत के पास पैसे आएंगे वो आवाम पे खर्च कर सकती है और नैब रिकवरीज करे, नैब मेगा करप्शन स्कैंडल्स को मंदी की अंजाम तक पहुंचाए। लेकिन अगर नैब ने रोजाना ही कोई ना कोई नया केस खोलना है और पिछले नहीं मंदी की अंजाम तक पहुंचाने, तो इससे लोगों में मायूसी फैलेगी, इससे लोगों का नैब पर एतमाद नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जिन लोगों में मायूसी फैलेगी और नैब पे जो एतमाद है वो कम हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ सदीक एक और बात भी हो सकती है कि जो लोग करप्शन करते हैं फिर जिनको नैब का सामना करना पड़ता है, कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, वो तो बड़ा खुलेआम आप देखेंगे फिरेंगे, वो कहेंगे चलें जी क्या होगा हमारा केस दफन हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्री है जिसको दुरुस्त करने की अशद ज़रूरत है। और नैब के चेयरमैन की जब भी हम बात सुनते हैं, हम नैब के जितने भी मौके हम सुनते हैं, तो हम बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं कि जी ये बड़ी सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसके लिए अब इस चीज़ को फिल फॉर इन्हें ध्यान देना होगा, ये सर जोड़कर बैठें, ये अपनी जो इनके मसाइल हैं या जहाँ से मार खा रहे हैं उसको दुरुस्त करने की पूरी कोशिश करें। वरना वाकई आपने बिल्कुल सही कहा कि ना सिर्फ नैब से एतमाद कम होगा, बल्कि ये जितने भी लोग हैं जो करप्शन करते हैं, जो मुल्क को मजाक समझते हैं, जो मेरिट की धज्जियाँ उड़ाते हैं, तो उनको भी ये लगेगा कि शायद चलें जी होगा ना केस, कोई बात नहीं, जब नया केस आएगा तो हम तो छूट जाएंगे, क्या टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। ब्रेक के बाद हम मिलेंगे और ब्रेक के बाद सदीक ही मेरे साथ मौजूद होंगे। चूँकि सदीक जो बीट में बड़े माहिर हैं, कोर्ट की बीट के बड़े एक्सपर्ट हैं, तो सदीक से मैं जानना चाहूँगी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उनको पंजाब की कारकर्दगी जो है वो ज़्यादा तसल्ली बख्श दिखाई देती, जबकि सिंध की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी दिखाई नहीं देती। यानी हम कह सकते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब वाकई वसीम अकरम प्लस निकले। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सिंध हुकूमत क्या कहती है जी कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बेहतरीन है। वैसे आपने कभी कहते सुना उन्हें कि उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं, वो तो यही कहेंगे कि हमारी कारकर्दगी बेहतरीन है, लेकिन तारीफ वो है जो कोई दूसरा करे। सुप्रीम कोर्ट को पंजाब की कारकर्दगी ज़्यादा तसल्ली बख्श दिखाई देती है, मगर सिंध हुकूमत के काम से अदालत मुतमईन नहीं है। इसकी कोई ना कोई वजह यकीनन होगी, लेकिन ये वजह है क्या, ये जानने की कोशिश करती हूँ। खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान मेरे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट में भी। सदीक आपकी तरफ आ रही हूँ। ब्रेक से पहले भी कहा आपने हाईलाइट किया जी 8 अरब का राशन कहाँ तकसीम हुआ पता ही नहीं चला जी। अब ये 8 अरब का राशन है, बर वक्त इकदाम हैं, फौरी लॉकडाउन है, सिंध हुकूमत तो क्रेडिट लेते नहीं थकती। जहाँ पे भी अब सिंध हुकूमत के किसी नुमाइंदे को टीवी लगा के देख लेंगे ना, वो कहेंगे कि पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट को सही दिखाई नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा सही बात करती है, हक सच की बात करती है, और मेरे लिए जो अदलिया बड़ी मोहतरम है, मैं तो बड़ा रिगार्ड करती हूँ सुप्रीम कोर्ट का। देखें डॉक्टर साहब, आप दुरुस्त कह रही हैं। मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब सवाल किया पहले कि 8 अरब का राशन की बात हुई, तो उस दिन भी एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन साहब ने अदालत में ये नहीं कहा था कि हमने 8 अरब का राशन तकसीम नहीं किया। जब उसके बाद 3 दिन बाद एक प्रोग्राम में सिद्ध गनी साहब ने बैठ के कहा कि हमने तो 8 अरब का नहीं किया, हमने 1 अरब 8 करोड़ का राशन तकसीम किया है। अब मसला ये है, जिस तारीख से वो कह रहे हैं कि हमने फलां तारीख से यानी 22 मार्च से हमने राशन तकसीम करना शुरू किया, कुछ 22 मार्च कहीं पे वो कह रहे हैं, कहीं पे वो 30 मार्च कह रहे हैं। 30 मार्च भी अगर हम कह दें कि 30 मार्च से उन्होंने राशन तकसीम करना शुरू किया, तो आप अगर सईद गनी साहब के बयानात उठा के देखें 30 मार्च के बाद के उनके बयानात हैं, जब वो कह रहे हैं कि अभी तक हमारे पास लिस्टें मौजूद नहीं है कि हमने राशन किसको देना है। फिर सुप्रीम कोर्ट उनसे एक सवाल कर रही है कि JDC हो या दीगर जो फलाई इदारे हैं, अल खिदमत हो, अखुवत हो, मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन हो, दावत इस्लामी हो, जिस भी आप वेलफेयर सोसाइटी का फलाई तंजीम का नाम लें, जो ग्राउंड के ऊपर काम कर रही है, उनका काम नजर आ रहा है। लोगों को खाना उनकी जानिब से तकसीम होता हुआ नजर आ रहा है। सैलानी है, बहुत सौ के हम नाम नहीं ले सकते, याद नहीं है इस वक्त के इतने ज्यादा फ्लाई जो तंजीमें वो काम कर रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है उन्होंने राशन तकसीम किया, खाना तकसीम किया, जो भी तकसीम किया वो नजर आया है। आपने कहाँ तकसीम किया है, हमें कोई सबूत दिखा दें, लेकिन सबूत वो नहीं दिखा पा रहे। सिंध हुकूमत का कहना ये है कि हम लोगों की इज्जत नफ्स मजरूर नहीं करना चाहते, हम तशहीर नहीं करना चाहते, इसलिए हम सुबह 4 बजे से लेके सुबह 7 बजे के दौरान जो है हम राशन तकसीम करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट उनको कह रही है कि अगर आपने एक डिस्ट्रिक्ट में 22,000 फैमिलीज को राशन तकसीम किया है, तो 22,000 फैमिलीज को राशन तकसीम करने के लिए आपको हजारों लोग चाहिए, आपको पूरी फोर्स चाहिए,
आपने वो राशन कहीं से खरीदा होगा, किसी बड़ी मार्केट से खरीदा होगा, उसकी आपके पास रसीदें होंगी, जिनके घरों में आपने दिया उनका आपके पास रिकॉर्ड होगा। कुछ तो अदालत को दें ताकि अदालत यकीन कर सके। आज जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की जिनका तल्लुक सिंध से है। उन्होंने कहा कि हमें दुख इस बात का होता है, हमें तकलीफ इस बात की होती है कि हमारा तल्लुक सिंध से है और हमारे सूबे के खिलाफ बातें होती हैं। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि बातें करने वाले तो बातें करते हैं, तो इस पे सज्जाद अली शाह साहब ने कहा कि कोई बात होती है तो लोग बात करते हैं। पिछली समाअत में भी सज्जाद अली शाह साहब ने उनको कहा कि आपको जेडीसी ओपन चैलेंज कर रही है कि आपने जो राशन तकसीम किया है उसके सबूत दिखा दें। जो तंजीमें तकसीम कर रही हैं वो तो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, यानी पूरे कराची को नजर आ रहा है कि यार ये तंजीमें राशन तकसीम कर रही हैं। आपने 1 अरब 8 करोड़ का राशन तकसीम कर दिया और पता ही किसी को नहीं चला, ये कैसे हो सकता है? और अगर ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि आप जरा सी भी कोई चीज तकसीम करते हैं तो आप उसकी तशहीर करते हैं, आप तस्वीरें बनवाते हैं, आप उसकी पूरा उसका क्रेडिट लेते हैं, तो आप चलें ठीक है, इस बात पे हम चलें उनको क्रेडिट दे देते हैं कि इस बार उन्होंने लोगों की इज्जत नफ्स मजबूर नहीं की। उन्होंने बहुत अच्छा किया कि वो सुबह सवेरे जाते हैं, खामोशी से लोगों के घर राशन दे आते हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट को लिस्टें तो फराहम कर सकते हैं ना। अब जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब कह रहे हैं अदालत को कि आप अगर एहसास प्रोग्राम का रिकॉर्ड मांगना चाहते हैं, सिंगल क्लिक के ऊपर हम आपको रिकॉर्ड दे सकते हैं कि किस बंदे को और क्यों हमने जो है 12,000 पॉइंट ना देखें। अगर वाकई सबको राशन मिल रहा है तो हमें बेचारे लोग इस तरह तकलीफ से बात करते हुए क्यों दिखाई देते हैं कि हमें नहीं मिला? हर किसी की इज्जत नफ्स है, बल्कि ऐसे ऐसे लोग भी अब आ रहे हैं सामने जो कि कह रहे हैं जी हम सफ़ेद पोश हैं, हमारी इज्जत नफ्स मजरूह होगी, हमें मांगते हुए शर्म आती, लेकिन वो भी मांगने पर आ गए हैं। ऐसी कुछ मिसालें हैं, आपकी नज़रों से भी गुजरी होंगी, मेरी नज़रों से भी गुजरी। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि अब मामला गरीबों से आगे चला गया है। जो सफ़ेद पोश एक हमारा तबका है, जो हमारे ऐसे जिनको अल्लाह ताला ने एक भरम उनका अल्लाह ताला ने रखा हुआ था, अल्लाह ताला सबके भरम कायम रखे, लेकिन उनका भी अब मसला ये है कि उनके घर में भी राशन खत्म हो गया है। यही वजह है, यही तो मसला है ना डॉक्टर साहबा। अब देखें, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे थे कि भाई हमें लॉकडाउन से स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए वरना लोग यहाँ भूख से मरने लग जाएंगे। लोग ये बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके लिए मांगना इतना मुश्किल होता है कि मांगने के लिए एक बार मरना पड़ता है, आपको अपने आप को मार के किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, तो लोग नहीं हाथ फैला सकते। आप शोबाजात खोल सकते हैं उनको खोलिए, SOPs के साथ SOPs फॉलो करें। पूरी दुनिया में अब ये बात हो रही है कि भाई दुनिया को बंद नहीं रखा जा सकता। पता नहीं ये कोरोना 6 महीने रहे, साल रहे, ये कोरोना तो अब कोरोना के बाद की जो जिंदगी है, जब से कोरोना है बिल्कुल हर चीज बदल के रख दी है इसने। अब सोशल डिस्टेंसिंग पता नहीं कब तक जारी रहेगी, मस्जिदों में इतने फासले पे जमात हो रही है, 6-6 फुट के फासले पे नमाजी खड़े हुए हैं। तो आप और सदी के याद रखिएगा इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, ये भी हमें याद रखने होंगे कि कोरोना चला भी जाएगा, इलाज आ भी जाएगा ना, तो ये 7-8 महीने बाद आप देखिएगा। प्रोग्राम भी याद रखिएगा इकोनॉमी के हवाले से, खासतौर पे पूरी दुनिया कितना सफ़र करेगी और उसको फिर बैलेंस कैसे करना है, फिर उसको दोबारा वहाँ पे लाके खड़ा कैसे करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा आने वाले कुछ सालों में पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। तो ये मसला है कि इसीलिए पहले वफाक ये कह रहा था सिंध को, लेकिन उस वक्त इनको समझ नहीं आ रही थी। अब आज उन्होंने खुद अदालत को ये कहा है कि अब हम आहिस्ता आहिस्ता दुकानें और जो फैक्ट्रीज हैं, मिलें हैं, उनको खोलने जा रहे हैं, खोल रहे हैं ताकि लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो, क्योंकि हुकूमत का ये नहीं है, हुकूमत की कैपेसिटी, पाकिस्तान की एज ए मुल्क कैपेसिटी नहीं है कि आप करोड़ों लोगों को राशन या करोड़ों लोगों को आप इमदाद फराहम कर सकें। तो लेकिन ये है कि आज भी 1 अरब 8 करोड़ के राशन के सबूत ये फराहम नहीं कर सके। पहले 8 अरब की थी, अब 8 अरब से 1 अरब तक आ गए, लेकिन अदालत को मुतमईन करने में मुकम्मल तौर पर सिंध हुकूमत नाकाम रही है। और पता नहीं ये भी, जैसे इससे पहले हमारे सामने ओमनी ग्रुप वाले मामला आए, इनके सरकारी ठेकों वाले मामला आए, फेक अकाउंट्स वाले मामला आए, अयान अली की टिकटों वाले चक्कर सामने आए। पता नहीं ये भी अल्लाह ना करे ऐसा हो कि ये राशन वाले पैसों का भी कोई नया स्कैंडल हमारे सामने खुल के कुछ अर्से बाद आए। जैसे शहबाज शरीफ साहब पर इल्जाम है कि सलाबत खान के वो पैसे खा गए थे, अभी तक वो इल्जाम है। लेकिन सदी को डूब मरने का मुकाम होगा इन लोगों के लिए अगर इसमें भी घपले सामने आएंगे कि राशन पे भी डाके मारे जाएंगे, अगर ये बहुत डूब मरने का मुकाम होगा। मैं अपने अल्फाज के लिए माजरत खाऊं, लेकिन यकीन जानिए जो भी इंसानियत को समझता होगा, इस दुख को समझता होगा, किसी की भूख को समझता होगा, किसी की तकलीफ को समझता होगा, लिटरली ये डूब मरने वाला जो मैंने लफ्ज़ बोला शायद जस्टिफाइड था। ठीक है सदीक, बहुत शुक्रिया आपके तज्जिए की खबर के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखेगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।